हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग गैस की द्रव्यमान विलेयता से संबंधित कुछ जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो यहाँ से बच्चों दो नंबर का प्रश्न आता है। तो किस तरह के प्रश्न इसमें संभावित हैं, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न दिया है कि गैस की द्रव में विलेयता पर गैस के स्वभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लिखना है बच्चों। तो देखिए, गैस की द्रव में विलेयता पर गैस के स्वभाव का प्रभाव किस तरह से पड़ता है, इसके बारे में हम लोग 2 पॉइंट में इस बात को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बच्चों ये है कि अगर कोई गैस यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, यदि गैस द्रव से क्रिया करके यौगिक बनाता है, तो इस अवस्था में उस गैस की द्रव में विलेयता अधिक होती है बच्चों। केस नंबर 2 कहता है कि यदि कोई गैस ऐसा है जो द्रव से कम क्रिया कर रहा है, तो बच्चों इससे ये जानकारी मिलती है कि उस गैस की द्रव में जो विलेयता है वो कम है। इस तरह से आप लोग बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। तो पहले प्रश्न में बच्चों आपको ये समझाया गया है कि कुछ गैस ऐसे होते हैं जो द्रव में बड़ी तेजी के साथ घुलते हैं बच्चों, और उतनी ही तेजी के साथ वो यौगिक भी बनाते हैं। तो ऐसे केस में उस गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पानी में मिलाया जाए बच्चों, तो ये बड़ी तेजी से पानी के साथ क्रिया करके H2CO3 नामक यौगिक बना लेता है, और ये क्रिया बड़ी तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड करता है। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता है बच्चों, वह पानी के अंदर बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता
पानी के अंदर बढ़ती हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड पानी में अधिक से अधिक घुलता है और यौगिक बड़ी तेजी से बनाता है। इसी के विपरीत बच्चों कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जिनको अगर मैं पानी में डालूं तो उतनी तेजी से क्रिया नहीं करते, जैसे कि नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर मैं पानी में मिलाऊं तो यह प्रोडक्ट तो बनाएगा, लेकिन बहुत ही लेट में प्रोडक्ट बनाता है। यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों, वो पानी में उतना घुलनशील नहीं है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बच्चों कि नाइट्रोजन की जो विलेयता है वो पानी के अंदर कम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ज्यादा है। तो इस तरीके से यहाँ आपने देखा कि ये दो गैसें हैं, लेकिन दोनों गैसों के नेचर एक ही विलायक में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। CO2 गैस की विलेयता जल में अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन गैस की विलेयता उसी जल में कम होती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार इसके आने की संभावना बहुत ही प्रबल है बच्चों। प्रश्न क्या है, आइए पहले इसको देखते हैं। प्रश्न दिया है बच्चों कि गैस की द्रव में विलेयता पर ताप के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके लिए बच्चों आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो विलयन बनते समय उष्मा निकलती है या उष्मा शोषित होती है, अर्थात उष्मा उत्सर्जित होती है या उष्मा अवशोषित होती है। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि गैस की द्रव में विलेयता की जो घटना है यह एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। यह कैसा प्रक्रम है बच्चों? उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ये एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, यानी इस प्रक्रिया के समय उष्मा निकलती है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब बच्चों हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो H2CO3 के बनने के साथ में उष्मा भी निकलती है। अर्थात यह एक उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब यहाँ पे बात हमको ये करना है बच्चों कि जब हम इस विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा और ताप को कम करने पर क्या होगा। यहां पर हम लोग बच्चों यही जानना चाहते हैं कि अगर मैं इस विलयन के निर्माण के समय ताप बढ़ाता हूं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में ज्यादा घुलेगा कि कम। इसके लिए आपको ली सातालीय नियम की तरफ जाना पड़ेगा। याद कीजिए ली सातालीय ने क्या कहा था कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी प्रकार की है बच्चों और उसका ताप हम बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का साम्य बाईं ओर चला जाता है, और अगर हम कम करते हैं तो दाईं ओर चला जाता है। इस तरह से अगर मैं यहां देखूं तो ताप को बढ़ाने पर बच्चों, ताप को बढ़ाने पर इस अभिक्रिया का जो साम्य है वो बाईं ओर खिसकेगा। ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की विलेयता है बच्चों वो घट जाएगी। की विलेयता घट जाती है, क्योंकि साम्य किधर जा रहा है बच्चों? बाईं तरफ जा रहा है, बाईं तरफ जा रहा है। अगर इसके विपरीत हम ताप को कम करें तो इसी अवक्रिया का साम्य दाईं ओर जाने लगेगा। ऐसे केस में ये पदार्थ ज्यादा बनेगा और CO2 की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि जो गैस की द्रव में विलेयता है वह ताप के साथ व्युत्क्रम रिलेशन रखती है। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता घट जाती है और जब हम ताप को कम करते हैं तो विलेयता बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट के लिए आपको यह अवस्था ध्यान रखना है कि यहां पर जो गैस की विलेयता है बच्चों, जो गैस की विलेयता है वह टेम्परेचर के व्युत्क्रम अवस्था पर डिपेंड करती है। ठीक है, जब हम लोग गैस का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता घट जाएगी और जब हम लोग इस गैस का ताप कम करेंगे तो इसकी विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। तो निष्कर्ष इस दूसरे प्रश्न का यही निकला। कुल मिलाकर आपको उत्तर इस प्रकार से देना है कि ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घट जाती है और ताप घटाने पर गैस की विलेयता बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम रिलेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमने उदाहरण आपको समझाया है इससे संबंधित। अब आता है तीसरा पॉइंट बच्चों। तीसरा प्रश्न दिया है हेनरी का नियम क्या है। तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों हेनरी का नियम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आया हुआ है। तो हेनरी का नियम क्या है आइए इसको समझते हैं। जरा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे आपके पास दो पात्र हैं बच्चों, इन दोनों पात्रों में आपने द्रव रखा है। पहले में भी द्रव रखा है, दूसरे में भी द्रव है। पहले पात्र में जब इस गैस को मैं भेजता हूं तो इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो इस द्रव की सतह पर एक एटमॉस्फेरिक दाब लगाते हैं, 1 वायुमंडलीय दाब लगाते हैं। दूसरी तरफ इसमें जब मैं एक दूसरे गैस को भेजता हूं तो पता चला ये जो गैसें हैं ये द्रव में जाकर द्रव की सतह पर 4 एटमॉस्फेरिक दाब लगाते हैं। तो अब यहां आपको ये बताना है बच्चों कि कहां पर
दाब ज्यादा लग रहा है और कहां पर कम लग रहा है। पहले पात्र में दाब कम लग रहा है, दूसरे पात्र में दाब ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि पहले पात्र में द्रव की सतह पर आने वाले अणुओं की संख्या कम है। अगर गैस के अणुओं की संख्या कम है तो द्रव की सतह पर दाब कम लगेगा, जबकि दूसरे पात्र में बाहर से जो गैस के मॉलिक्यूल्स भेजे जा रहे हैं बच्चों, वो बहुत ज्यादा संख्या में भेजे जा रहे हैं। तो गैस के अणुओं की संख्या जब यहाँ पर बढ़ती है तो उनके बढ़ने से द्रव की सतह पर इससे ज्यादा दाब लगता है। इसलिए यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक लिखा है और यहाँ पर 4 एटमॉस्फेरिक लिखा है, यानी इसका 4 गुना दाब यहाँ लग रहा है। तो यहाँ इन दोनों चित्रों से एक बात तो समझ में आती है कि जिस पात्र में गैस का दाब ज्यादा होता है वहां गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, जिस पात्र में गैस का दाब कम होता है वहां गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में इन दोनों प्रयोगों के माध्यम से एक निष्कर्ष निकला, और वो निष्कर्ष किसने निकाला था जानते हो बच्चों? वह निष्कर्ष हेनरी नामक साइंटिस्ट ने निकाला था। और हेनरी ने क्या कहा, इस पर आप ध्यान दो। हेनरी ने कहा कि जब किसी गैस के मॉलिक्यूल्स द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं तो इनके द्वारा लगाया गया जो आंशिक दाब होता है बच्चों, वह द्रव में घुलनशील गैस के अणुओं के मोल अंश के समानुपाती हो जाता है। तो हेनरी कहते हैं कि पात्र में पहुंचने वाले गैस द्रव में जितना ज्यादा घुल रहे हैं उसी के हिसाब से उस पात्र में गैस का आंशिक दाब लगता है। तो ऐसे केस में हम यदि ये मानकर चलें कि विलयन में जो गैस घुला, विलयन में यानी द्रव में घुलने वाले गैस के अणुओं का जो मोल अंश है बच्चों, वह अगर n हो, मोल प्रभाज को हम लोग किससे प्रेजेंट करते हैं बच्चों? यक्स से प्रेजेंट करते हैं। तो यदि यक्स हो और इनके द्वारा लगने वाला आंशिक दाब P हो, तो यदि हम ताप को स्थिर कर दें बच्चों, तो स्थिर ताप पर हेनरी ने यह कहा कि जो आंशिक दाब है वह द्रव में घुलनशील गैस के अणुओं के कुल मोल अंश अर्थात मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाता है। इससे ये पता चलता है बच्चों कि जितना ही ज्यादा गैस का आंशिक दाब होगा उतना ही ज्यादा वह गैस उस द्रव में घुलनशील होगी, जिससे कि उसका मोल अंश भी ज्यादा मिलेगा। अगर हम दूसरे केस के बारे में विचार करें कि अगर गैस का आंशिक दाब बच्चों कम है तो द्रव में उसका मोल अंश भी हमको कम मिलेगा। यही बात हेनरी भाई साहब ने हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर हम इस नियम को अगर सरल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? P बराबर यहां पर एक नियतांक आ जाएगा KH इंटू यक्स। और इस जगह पर जो ये KH है बच्चों, इसे बोलते हैं हेनरी नियतांक। क्या कहते हैं बच्चों? हेनरी नियतांक। अब यदि हम लोग हेनरी नियतांक के बारे में लिखना चाहें तो हेनरी नियतांक का जो फार्मूला है बच्चों वो यहां से प्राप्त हो सकता है। KH बराबर आपको फार्मूला मिलेगा बच्चों
गैस का आंशिक दाब बटे द्रव में घुलनशील गैस का मोल प्रभाज। ये आपको हेनरी नियतांक की परिभाषा और सूत्र की जानकारी देता है। तो इस पूरे रिलेशन से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हेनरी ने कहा कि अगर मैं ताप को स्थिर कर दूं बच्चों, तो किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है वह उस गैस के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये एक लाइन का नियम हेनरी का है जो आपको ध्यान रखना है, और इसी नियम के अनुसार बच्चों यहाँ हमने यह रिलेशन लिखा है कि आंशिक दाब प्रोपोर्शनल मूल प्रभाज होता है, जिसको सरल करने पर यह फार्मूला आया। इस फार्मूले में जो नियतांक है बच्चों उनको हेनरी नियतांक कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग सॉल्यूशन के चैप्टर में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त किए हैं बच्चों। आशा है कि आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।